Hello dear friends, welcome to your channel SK Nursing Study. So in continuity with the topic shock, we have discussed about the cardiogenic shock, hypovolemic shock, and we have started with the distributive shock. And in the distributive shock, we have already discussed about the septic shock. So today we are going to deal with the very common type of shock, that is the anaphylactic shock. So let's see what is anaphylactic shock. Distributive shock is divided into septic shock, anaphylactic shock, and neurogenic shock. In my previous video, I have already discussed about the septic shock. Today we are going to discuss about the anaphylactic shock. जैसे मैंने septic shock का आपको बताया था बेटे, comes from the word sepsis. Similarly, anaphylactic shock comes from the word anaphylaxis. ठीक है बेटे. So first we will see what is anaphylaxis. Anaphylaxis is a severe, potentially life-threatening allergic reactions. A for anaphylactic, A for allergic. याद रखने का तरीका है ये. Occurs within second or minutes of exposure to allergen. Anaphylactic shock comes from allergy, causes allergen. A. Anaphylactic shock, allergy, come from allergen. So you can learn triple A for the anaphylactic shock, such as peanuts, bee sting. मतलब हमारी बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. एंटीजन क्या होता है? कोई भी एलर्जन. एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, हमारा इम्यून सिस्टम. ठीक है बेटे. ओके, सो विल सी व्हाट विल बी द कॉजेज एंड व्हाट विल बी द मैकेनिज्म. ओके, बिफोर दिस आई वांट टू शो वन थिंग टू यू मोर. व्हाट इज दैट रिएक्शन जो मैंने ऊपर अभी आपको बोला, एलर्जिक रिएक्शन. कहीं कहीं पे मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज की हैं, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म है तो दिस इज रिएक्शन. रिएक्शन में क्या हो जाएगा? मार्क्ड कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज. जो हमारे एयरवेज है वो क्या हो जाएंगे? कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. और सेकंड चीज क्या हो जाएगी? स्वेलिंग ऑफ थ्रोट में ब्लॉक एयरवे इन दी सीवियर केसेस. तो जैसे ही कोई एलर्जिक रिएक्शन आती है तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. दूसरी क्या चीज हो जाएगी? स्वेलिंग ऑफ थ्रोट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एयरवे ब्लॉक हो जाएगा. बट इट ऑलवेज हैपन इन दी सीवियर केस. नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल आर द कॉजेज ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक. देखो बेटे, एनाफाइलैक्टिक शॉक हमारा इम्यून सिस्टम को खराब करता है. दैट इज द बॉडी नेचुरल डिफेंस सिस्टम. इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट टू अ ट्रिगर. ट्रिगर यहाँ पे क्या है बेटे? एलर्जन. ट्रिगर यहाँ पे क्या है? एलर्जन. सो इट मे बी नॉन इम्यूनोलॉजिकल, इट मे बी इम्यूनोलॉजिकल. नॉन इम्यूनोलॉजिकल जिसका हमारा इम्यून सिस्टम के साथ कोई वास्ता नहीं है, जैसे अल्कोहल, एक्सरसाइज, ओपोइड्स. इम्यूनोलॉजिकल दैट इज IgE एंड नॉन IgE. नॉन IgE लाइक रेडियो कंट्रास्ट मीडिया जो हम देते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ CT और MRI. ठीक है बेटे, like that. Sometimes the few people they are allergic to the media that is given during these procedures. और IgE कोई भी फूड, विनोम, जहर, पेनिसिलिन इंजेक्शन, लेटेक्स, इंसेक्ट स्टिंग, पीनट्स, food like milk and seafood, and medicines. So this is about the causes of anaphylactic shock. Let's see what is the pathophysiology behind the anaphylactic शॉक. कोई भी एलर्जन आया बेटे जिसने हमारी बॉडी में क्या किया? ट्रिगर. अब एलर्जन क्या हो सकता है? कोई भी फूड, कोई भी मेडिसिन, बी स्टिंग. बिकॉज ऑफ दैट एलर्जन्स क्या हो जाएगा? एंटीजन आइडेंटिफाई द ट्रिगर. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस इन द बॉडी. जब भी हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, मैंने अपने इन्फ्लामेशन वाले टॉपिक में भी बताया था आपको, रिलीज ऑफ mast cells and basophils. Basophils is the part of the WBC. ठीक है बेटे, जो बाइंड कर जाएगा IgE के साथ. Whereas mast cells secrete histamine and bradykinin. जो हिस्टामिन होते हैं बेटे उसकी वजह से क्या होता है? इचीनेस एंड रेडनेस.
एंड बिकॉज ऑफ द हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एनाफाइलेक्टिक शॉक. वेजोडाइलेशन की वजह से बेटे माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा एंड बीपी कम हो जाएगा. ये सारी पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, इन ऑल टाइप ऑफ शॉक. ठीक है बेटे. और वेजोडाइलेशन की वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटे, इंक्रीज. अगेन ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, पेशेंट किस में चला जाएगा, शॉक में. और कैपिलरी परमिबिलिटी की वजह से बेटे सेल फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, अडीमा. और अडीमा में भी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और लरेंजियल अडीमा. लरेंजियल अडीमा होएगा तो डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथ और स्ट्राइडर. इन्फ्लेमेशन होएगा तो वेसल्स क्या हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स, डिक्रीज ऑक्सीजन मिलेगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. स्वेलिंग होएगी तो अगेन स्किन, आईज, लिप्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे. ठीक है. वेयर एज यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन कम है तो अल्टीमेटली दैट ऑल्सो लीड्स टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. तो हमारी जो कहानी पैथोफिजियोलॉजी मेन स्टार्ट होती है वो होती है वेजोडाइलेशन से. जैसे हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होएगी, मास्ट सेल और बेसोफिल स्क्रीट होने की वजह से हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, वेजोडाइलेशन. सो दिस इज ऑल द पैथोफिजियोलॉजी इन द एनाफाइलेक्टिक शॉक. Let's see what all are the sign and symptoms of anaphylactic shock. ठीक है बेटे. So I have divided the sign and symptoms into skin, respiratory, GIT that is the gastrointestinal system और cardiovascular system. ये देखा गया है कि 90% of the sign and symptoms belongs to skin. बिकॉज बी स्टिंग हुई बेटे फिर भी इसमें ही आएगा. कोई एलर्जी होती है किसी भी तरह की, गलत इंजेक्शन लग गया, फिर भी सबसे पहला इफेक्ट किस पे आता है, स्किन पे. सो जनरलाइज्ड हाइव्स, इचिंग और फ्लशिंग, स्वोलन लिप्स, टंग और यूवुला और पेरी ऑर्बिटल एडिमा. ये आप डायग्राम में देखोगे जो आप देख रहे हो साथ साथ कि कैसी कैसी ये दिखती हैं स्किन की प्रॉब्लम्स. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है बेटे 70% रेस्पिरेटरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी होती है ना बेटे. वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं, सॉरी बेटे, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयरवे, आई एम रियली सॉरी, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयरवे. जबकि इसमें होता तो हमारा वेजो डायलेशन है मेन, ये भूलना नहीं है. ठीक है. नेजल डिस्चार्ज और कंजेशन, चेंज इन दी वॉइस क्वालिटी, सेंसेशन ऑफ थ्रोट क्लोजर और चोकिंग जैसी प्रॉब्लम आएगी, ट्राइडर और वीज और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफ. तो ऐसी वाली प्रॉब्लम आएगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में. 45% of the cases suffer from gastrointestinal tract problem like nausea, vomiting, diarrhea or crampy abdominal pain. And last 45% of the cases suffer from the cardiovascular system, mainly hypotonia, collapse, syncope, dizziness, बीपी बढ़ जाना, टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन. बाद में हमारा बीपी कम हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द anaphylactic shock. Now we are going to discuss about stages of allergic reaction, though it is not directly part of the anaphylactic shock, but yes you should know what is a stages जिससे patient हमारा suffer कर रहा है. सबसे पहली स्टेज आती है बेटे इमीडिएट टाइप 1 स्टेज. सिम्टम अपीयर आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू मिनट. ठीक है. क्या होता है हमारे पास इसमें, इमीडिएट टाइप 1 स्टेज में सिम्टम्स अपीयर करते हैं फ्यू सेकेंड्स टू मिनट तक. ठीक है. यहां पे हमारी क्या हो जाती है, सिम्टम्स कैसे आएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, लो ब्लड प्रेशर, स्किन हमारी ब्लू हो जाएगी एंड शॉक हो जाएगा. ये साइन एंड सिम्टम्स हमारे स्टेज 1 में दिखते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आती है बेटे स्टेज 2 साइटोटॉक्सिक टाइप 2. इट अकर टू मिनट्स टू आवर. और इसमें हमारे पास बेटे IgG एंड IgM, ये जो हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं ये डैमेज हो जाती हैं इस वाले स्टेज में.
ये क्या हो जाती हैं, डैमेज। ठीक है बेटे, तो ये एक्टिवेट करती हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एंड दैट विल लीड टू दी कंडीशन। ठीक है, स्टेज 3 दैट इज द इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड टाइप 3 विच अकर्स आफ्टर सेवरल आवर्स। ठीक है, इसमें भी बेटे क्या है, IgM एंड IgG एंटीबॉडीज जो हमारे पास होती हैं वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, रिएक्ट विद एलर्जेंस। क्या बनाता है फिर वो, इम्यूनो कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है बेटे, लास्ट इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 डेज लेटर, थोड़े दिनों, आवर्स टू डेज लेटर। ठीक है, इट ऑफन अकर्स इन द इन्फेक्शियस डिजीजेज like TB, fungal infection. So these are the 4 stages of anaphylactic shock. Now let's come to the lab test. कैसे कैसे हमने टेस्ट करने हैं पेशेंट के, उसको डायग्नोज करने के लिए, पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास टेस्ट आता है सीरम एंड प्लाज्मा टोटल ट्रिप्टेज। ट्रिप्टेज क्या होती है बेटे, एंजाइम, हमें पता है ये क्या है, एंजाइम दैट एलिवेट विद इन 3 आवर्स आफ्टर एनाफाइलैक्सिस। जैसे एनाफाइलैक्सिस होगा ये हमारे पास विद इन 3 आवर्स में ये एंजाइम क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी, किसमें, ब्लड में। ठीक है बेटे, तो इससे हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस हुआ है। एंड द नॉर्मल रेंज इज 1 to 11.4 नैनोग्राम पर ml, इसकी नॉर्मल रेंज होती है। वी डोंट रिलाई ऑन लेबोरेटरी फाइंडिंग्स ऑन सच केसेस, ओनली क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस आर इम्पॉर्टेंट टू डायग्नोज द पेशेंट, इसलिए मैंने ये बॉक्स में बनाया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, सिर्फ ट्रिप्टेज की रिपोर्ट देख के हम ये नहीं बोल सकते कि पेशेंट को एनाफाइलैक्टिक शॉक है, तो हमें किस पे जाना है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में मोस्टली क्या देखना है, नॉइजी ब्रीदिंग, स्वेलिंग ऑफ टंग, स्वेलिंग और टाइटनेस इन दी थ्रोट। ठीक है बेटे, ये NSS हमने देखने हैं, तभी हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि इसको एनाफाइलैक्सिस हुआ है। नेक्स्ट आर दी एलर्जी टेस्ट। बेटे आपने बहुत सुने होंगे एलर्जी टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट। ठीक है, ये डायग्राम में देखो, जो आप देख रहे हो डायग्राम में कि वो स्किन के ऊपर, जैसे ये आर्म है, आर्म के ऊपर ऐसे अलग अलग जगह पे वो प्रिक करते हैं और देखते हैं कहीं पे किसी तरह की कोई रिएक्शन तो नहीं हुई। ये डायग्राम में भी है देखो, सो दैट इज स्किन प्रिक टेस्ट। ठीक है बेटे, और स्क्रैप टेस्ट, स्किन स्क्रैच और स्क्रैप टेस्ट, इट इज द स्किन इज रिमूव्ड एंड देन एलर्जन इज रब्ड ओवर द स्किन। ठीक है, इंट्राडर्मल टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट ही होता है ये भी, एलर्जन सोल्यूशन इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन इंट्राडर्मली। ठीक है, पैच टेस्ट, जिसमें पैच लगाया जाता है, अप्लाई पैच, जो कि अगेन एलर्जन से भरा होता है। ब्लड टेस्ट, इसमें हम टोटल IgE देखते हैं टू मेजर टोटल अमाउंट ऑफ IgE एंटीबॉडी। सो दीज ऑल आर द टेस्ट जो हम किसमें चेक करते हैं बेटे, हम चेक करते हैं हमारे एनाफाइलैक्सिस में। नेक्स्ट विल कम टू द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द एनाफाइलैक्टिक शॉक। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले जो एनाफाइलैक्टिक शॉक की मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, फॉर इफ द नेजल एलर्जीज आर देयर, फॉर एग्जांपल नेजाकॉट, फॉर एग्जाम्पल राइनोकॉट, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स जो ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बेटे एंटीहिस्टामिन्स, नेचुरली फॉर सीजनल एंड इंडोर एलर्जीज, एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हमको सबको पता है दैट इज द सिट्रिजिन। उसके बाद आगे बेटे हमारे पास मास सेल स्टेबलाइजर टू हेल्प विद इची एंड वाटरी आईज एंड रनिंग नोज। ठीक है, इसमें भी हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, मिथाइल ज़ैंथीन्स। उसके बाद आगे बेटे डीकंजेसेंट्स। ठीक है, टू रिड्यूस दी स्टफीनेस, हर जगह पे स्वेलिंग हो रही है तो उसको हमने कम करना है, डीकंजेशन को कम करना है। एग्जाम्पल इज फिनाइलेफ्रीन।
oral corticosteroids to reduce the swelling like dexamethasone and epinephrine. ये आगे आके मैं आपको एक ट्रीटमेंट में बताऊंगी, एक फ्लो चार्ट में. फॉर सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस वी हैव टू गिव दी एपिनेफ्रिन. ठीक है बेटे. लेट्स कम टू दी फ्लो चार्ट ऑफ एनाफाइलैक्सिस कि हमने कैसे कैसे ट्रीटमेंट देनी है. जैसे ही हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से पता चला कि पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस है, हमने सबसे पहले क्या करना है, ABC. व्हाट इज ABC? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन. ठीक है बेटे. हमने पेशेंट की क्या चेक करनी है, एयरवे. हमने पेशेंट की चेक करके उसको मेंटेन करना है, ब्रीदिंग, और उसके बाद सर्कुलेशन. फिर हमने देना है पेशेंट को IM एपिनेफ्रिन. ठीक है, एपिनेफ्रिन 0.01 mg per kg up to maximum of 0.5 mg. Repeat every 5 to 15 minutes if needed. Here we have a nurse's role. क्यों? कैलकुलेट करके हमने प्रॉपरली उस डोज, कैलकुलेट डोज करके उसको प्रॉपरली चलाना है. कितनी डोज देनी है? 0.01 mg per kg. मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? 0.5. कितने मिनट के लिए? 5 to 15. उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने एनाफिलैक्टिक शॉक में देखनी है, लाई पेशेंट फ्लैट. पेशेंट को बोलना है लाई फ्लैट एंड रेज पेशेंट लेग्स इफ ब्रीदिंग नॉट इम्पेयर्ड. फिर दूसरी, पहले एपिनेफ्रिन इंपॉर्टेंट चीज है, फिर लाई फ्लैट. थर्ड, गिव ऑक्सीजन एंड IV फ्लूइड्स एज अ सपोर्टिव थेरेपी. नो इम्प्रूवमेंट, अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद IV. यहाँ पे क्या था बेटे? IM. यहाँ पे क्या है? IV एपिनेफ्रिन. और सपोर्टिव थेरेपी में हमने क्या देना है? बीटा एगोनिस्ट, ब्रोंकोस्पाज्म को ठीक करने के लिए, एंटीहिस्टामिन पीछे भी पड़े कुटेनियस सिम्टम को ठीक करने के लिए, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. सो दिस इज द फ्लो चार्ट वेयर medical treatment and nurses role go along and along. Very important. It is not present in the books. It is the based on the practice कि हम जो patient को देख रहे हैं हम ऐसे कैसे उसको treat कर सकते हैं. The last part of the anaphylactic shock is the nurses role. सबसे पहले है nurses assessment. सबसे पहले हमने देखनी है any kind of allergy, patient की knowledge क्या है, और एनी न्यू एलर्जीज. ठीक है बेटे. तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेंगे? इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस, altered tissue perfusion related to decreased blood flow secondary to vascular disorders due to anaphylactic reaction, ineffective breathing pattern related to swelling of nasal mucosa, acute pain related to gastric irritation, impaired skin integrity related to changes in the circulation. बेटे ये प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस आपको बुक में नहीं मिलेंगे. स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ कार्डियोजेनिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक ही इंपॉर्टेंट है. नो, ऑल शॉक इज इंपॉर्टेंट. एंड एनाफाइलैक्टिक शॉक तो ऐसा शॉक है जो दिन में कोई किसी को भी मक्खी काट सकती है, तो हमें पता है कि पेशेंट कैन गो टू दी एनाफाइलैक्टिक शॉक. तो ये नर्सिस रोल रहेगा. ठीक है. इस नर्सिस रोल को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या इंटरवेंशन है? सबसे पहले हमने मॉनिटर करना है पेशेंट का एयरवे, फिर मॉनिटर करना है ऑक्सीजन स्टेटस, फिर ABG की वैल्यूज देखनी है, ब्रीदिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ABC मेंटेन करनी है, पोजीशनिंग अपराइट, चेस्ट एक्सपेंशन होनी चाहिए मैक्सिमम, एक्टिविटी एनकरेज करनी चाहिए पेशेंट की, एडिक्वेट रेस्ट एंड लिमिट एक्टिविटीज. ठीक है. एंड मॉनिटर द पेशेंट यूरिन आउटपुट बिकॉज ओलिगोयूरिया इज द क्लासिक एज इट लीड्स टू द रीनल फेलियर और रीनल परफ्यूजन को इफेक्ट कर सकती है. ठीक है बेटे. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाफाइलैक्टिक shock. So we have already discussed the anaphylactic shock, the causes, the stages, the pathophysiology. I have shown you the flow chart कि कैसे हमने anaphylactic वाले patient को treat करना है, nurses role क्या है. So please बेटा go through these notes, listen it clearly. If you have any query, you can just put a message on the comment box and keep in touch with us. Thank you very much. Have a blessed life. Bye bye.